Hello everyone, welcome to Winsome Digital Learning Platform. So today we are beginning with chapter 2 of your political science class 10th book, that is federalism. So we will see this chapter, how federalism works. Overview. In the previous chapter we noted that a vertical division of power among different level of government is one of the major forms of power sharing in modern democracy. See, in democracy, power sharing is very important. Power should be shared, and if we are sharing, it is really very good, and it is needed in the democracy. In our previous chapter, when we have studied about Belgium and Sri Lanka, and you can say particularly Belgium, we have noticed the vertical division of power. Vertical division of power means कि जब power को आप एक लेवल से दूसरे लेवल तक शेयर करते हो, ठीक है, हम इंडिया में भी इसको समझेंगे. वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग नोन एज फेडरलिज्म. और जब आप वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को शेयर करते हो, इसी फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को हम नॉर्मली फेडरलिज्म बोलते हैं. वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज नोन एज फेडरलिज्म. Now in this chapter we begin by describing federalism in general terms. सबसे पहले हम फेडरलिज्म को जनरल टर्म्स में सीखेंगे कि क्या होता है फेडरलिज्म, क्या नहीं होता, क्या इसके फीचर्स हैं. अ डिस्कशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. फिर हम अपनी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी फेडरल प्रोविजंस हैं उनको समझेंगे. Then we will analyze all the policies and politics that has strengthened federalism in प्रैक्टिस. और यू कैन से उन सभी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स के बारे में वी विल रीड जिससे फेडरलिज्म स्ट्रांग हुआ है हमारी कंट्री में. तो सबसे पहले हम केस स्टडी देखेंगे. फिर फेडरलिज्म से क्या समझते हो? व्हेन द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ वर्टिकल डिविजन फ्रॉम द अपर लेवल टू द लोअर लेवल. एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब पावर शेयर होती है तब हम इसको नॉर्मली फेडरलिज्म ही कहते हैं. ये समझेंगे. फिर हम समझेंगे कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जिससे हमें लगता है कि ये कंट्री फेडरल है या नहीं है. फिर वो सब पॉलिसीज और पॉलिटिक्स जो इंडियन गवर्नमेंट या आप बोल सकते हो इंडियन कंट्री में फॉलो हो रही है जिससे फेडरलिज्म स्ट्रांग हो रहा है, अब हम उसको समझेंगे एक बाय वन एक एक करके. फर्स्ट लेट्स सी द स्टोरी ऑफ बेल्जियम. इफ यू रिमेंबर, हमने अपने जब चैप्टर या आप बोल सकते हैं बुक की स्टार्टिंग की थी, वी हैव स्टडीड अबाउट टू कंट्रीज. फर्स्ट बेल्जियम, अ स्मॉल नेशन इन यूरोप, एंड सेकेंड वॉज श्रीलंका, द नेबर ऑफ इंडिया. फाइन, अब देखते हैं. Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. Okay, let's see. One of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional governments. पहले हम बेल्जियम के बारे में जब रीड करते हैं तो सबसे पहले जो की चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम में हुए वो किससे रिलेटेड थे कि जो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको उसकी जितनी भी पावर्स थी वो हमने रिड्यूस कर दी, कम करके किनको दे दिया? वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट्स को. तो यही तो हमने देखा फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर शेयर होती है एक से दूसरे लेवल. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर शेयर कर दी हमने इसके साथ, रीजनल गवर्नमेंट के साथ. ऐसा हमने बेल्जियम में. रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे रीजनल गवर्नमेंट्स थी ही नहीं बेल्जियम में. द गवर्नमेंट्स वर देयर, बट अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके उनको ऐड कर दिया, पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया. They had their roles and powers. No doubt, they were having their respective roles, powers, everything they used to have, but now they have written in the constitution. You see? But all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. But पहले क्या होता था कि जितनी भी पावर्स थी ये हमने लिखी भी नहीं थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनको पावर देती थी, इनको स्टेट गवर्नमेंट्स को. बट अब हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया तो आप इनकी पावर्स कम नहीं कर सकते. यही हमने किया है अपनी कंट्री में भी, हम आगे देखेंगे. सो अर्लियर इट वाज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था, सो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बट नाउ दे कैन नॉट डू दैट. व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम and they cannot withdraw these powers.
The change that took place in 1993 was that the regional governments were given constitutional power. तो 1993 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए तो हमने क्या किया, रीजनल गवर्नमेंट्स को अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स दे दी, दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट. और अब ये पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट से उनके ऊपर यू कैन से डिपेंडेंट नहीं थी. अब उनको पावर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम दे रहा था, जो कि उन्होंने 1993 में जिसमें चेंजेस किए थे. Thus बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, हम ये भी चीजें, ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आगे पढ़ने वाले हैं. यूनिटरी मीन सिंगल, जब सिंगल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए आप बोल सकते हो रूल करती है, उसको कंट्रोल करती है, उसको यूनिटरी बोला जाता है. फेडरल हमने अभी समझा है, व्हेन द डिवीजन ऑफ पावर इज हैपन, दैट टू वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आगे चलते हैं. नाउ लेट्स सी द स्टोरी ऑफ श्रीलंका. बेल्जियम हमने क्या देखा, 1993 में चेंजेस हुए, चेंजेस होने के साथ यूनिटरी गवर्नमेंट से वो लोग किस में आ गए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट हो. अब श्रीलंका की स्टोरी देखते हैं. श्रीलंका continues to be for all practical purposes a unitary system where the national government has all the powers. Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. Let's get back to Sri Lanka for a quick minute, or you can say. So do you remember two communities used to live in, mainly two communities used to live in Sri Lanka? Tamil people and Sinhalese people. Sinhalese people, they used to create the majority in Sri Lanka, and that is known as majoritarianism in Sri Lanka. Tamil people were demanding more and more powers as they were minority. जो majority में जो community थी, Sinhala community, they were not ready to give them power. So what happened, Sri Lanka के जो Sinhalese लोग थे, वो अभी भी और practical purposes के लिए वो अभी भी unitary system चाहते थे, so that they can control the entire Sri Lankan territory as well as उनकी गवर्नमेंट भी उनके पास रहे और वहाँ की माइनॉरिटी तमिल लीडर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पावर्स ना हमें देनी पड़े. ठीक है, फाइन. इसीलिए वो क्या चाहते थे कि उनकी कंट्री में किसका सिस्टम चले, यूनिटी टाइप ऑफ सिस्टम चले. देन जो तमिल लीडर्स थे माइनॉरिटी के अंदर, वो क्या चाहते थे, श्रीलंका एक फेडरल सिस्टम बने, बिकॉज दे नो फेडरल सिस्टम में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर होगा. जब पावर सेंटर से स्टेट्स बोल लो या प्रोविंसेस में जाएगी, so at that time power will be shared from one level to another, so it will help them through the Tamil community to grow, like you can say politically वो आगे बढ़ सकते हैं. They want this system. Sinhala people जिनको आप बोल सकते हैं, श्रीलंका कंटिन्यू रहता है ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यूनिटरी सिस्टम. वो रेडी नहीं है अपनी पावर शेयर करने के लिए विद द स्टेट गवर्नमेंट्स, वो सिर्फ अपनी एक नेशनल गवर्नमेंट चाहता है. तो दोनों में चेंजेस क्या होंगे, बेल्जियम और श्रीलंका में. बेल्जियम यूनिटरी से फेडरल सिस्टम बना, बट श्रीलंका कंटिन्यू रहा यूनिटरी सिस्टम. अब हम आगे ये भी समझेंगे कि क्या होता है फेडरल और क्या यूनिटरी, बहुत अच्छे से डिटेल में. चलिए आगे चलते हैं. You can see a map of the world here. Fine. All the countries which are marked in the red, they are federal political system. मतलब यहाँ पे इन countries में एक से ज़्यादा लेवल है गवर्नमेंट के. ओके, तो कनाडा में, कनाडा की अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट और जिसको यूनियन गवर्नमेंट बोल सकते हैं या फेडरल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, इसके अलावा इसकी स्टेट्स की भी अपनी गवर्नमेंट है. सेम विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, नाइजीरिया. ठीक है, बेल्जियम वी हैव ऑलरेडी सीन, बेल्जियम तो हम अभी देख के आए हैं, वो बना था. देन स्पेन एटसेट्रा. रशिया, ओके, रशिया एक फेडरल कंट्री है. इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया. ये सिर्फ वर्ल्ड के अंदर दो ओनली 25 ऑफ द वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज. आज के टाइम में वर्ल्ड में अगर 193 कंट्रीज हैं तो उसमें से सिर्फ 25 कंट्रीज ही क्या है, फेडरल पॉलिटी है, बाकी सब यूनिटरी सिस्टम फॉलो करती है. हम आगे देखते हैं.
Their citizens make up 40% of the world population. तो सिर्फ इन 25 कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन रहती, बहुत बड़ा नंबर है ये. Most of the large countries of the world are federation. Can you notice an exception to this rule in this map? चलिए देखते हैं. देखो, अब जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो फेडरल सिस्टम फॉलो करती हैं, बिकॉज फेडरल सिस्टम बहुत इजी रहता है कंट्री को रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए. पावर डिवाइड होती है एक से दूसरी लेवल पे, टॉप से नीचे लेवल तक, बॉटम तक आते आते पावर डिवाइड होती है. तो ये काफ़ी इजी रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पज से, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के पर्पज से. बट इस मैप में एक एक्सेप्शन है. कैन यू सी दिस कंट्री नेम एज चाइना, आवर नेबर. Why? तो हम एक एक्सेप्शन यहाँ पे देख सकते हैं चाइना का. चाइना इज अ लार्ज कंट्री, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सेंट्रल सिस्टम और यू कैन से यूनिटरी सिस्टम यहाँ पे फॉलो होता है, सिंगल पार्टी, और यू कैन से सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट भी है और एक सिंगल गवर्नमेंट है पूरे चाइना के लिए. अब हमने यहाँ पे लिखा है इंडिया भी एक फेडरल कंट्री है. जैसे इसको हम समझे नॉर्मल लेवल पे, तो इन आर कंट्री एट यूनियन लेवल वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट. Then at the state level we have 28 states and we have state governments for that. And below the state level we have even come to the level of local government. Decentralization तक किया है हम लोगों ने. सो पावर डिवाइडेड है ना वर्टिकली, एक लेवल से दूसरे लेवल. वर्टिकल हम ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होगा. सो वी आर वर्टिकली डिवाइडिंग द पावर. यूनियन लेवल पे यूनियन गवर्नमेंट, हु इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स हेड ऑफ द कंट्री हमारे प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट. पॉलिटिकल हेड हमारे, एग्जीक्यूटिव हेड हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उनकी सरकार है. स्टेट लेवल पे लाइक आई एम फ्रॉम राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे यहाँ पे मेरे स्टेट के सीएम हैं. आप अगर गुजरात से हैं तो आपके सीएम हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से कहीं से भी आप हैं तो उस लेवल पे वहाँ पे आपके खुद के सीएम हैं. हमने क्या किया है, कंट्री की पॉलिटी को, उसमें पावर्स को डिवाइड किया है एक लेवल से दूसरे. चलिए आगे चलते हैं. नाउ डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग, भाई हम आगे जाके यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में डिफ्रेंशिएशन करें. चलिए अब वो अब करते हैं. सो नाउ फर्स्ट सी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. पहला पॉइंट क्या कहता है, ईदर देयर इज ओनली वन लेवल of government or the sub units are subordinate to the central government. यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला फीचर क्या है, यहाँ पे ओनली एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या फिर ऐसी सब यूनिट्स होंगी या ऐसी गवर्नमेंट्स रूल करेंगी जो सबऑर्डिनेट होंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे याद रखना है तो यूनिट मतलब सिंगल, वन, सो ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. सेकेंड, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का पहला फीचर देखते हैं. There are multiple levels of government. Take the example of India. We have union government. We have state governments. We have two level of governments. ठीक है, तो यहाँ पे we have multiple levels of government. In India, we are having union government at the center and state government and in the respective. ठीक, हमने एक एक फीचर देख लिया. अब सेकंड फीचर देखते हैं यूनिटरी. यूनिटरी मीन्स सिंगल. द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट्स. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट में ही दूसरी गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं, तो वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं प्रोविंशियल या फिर लोकल गवर्नमेंट्स को. ठीक है, चलिए. सेकेंड फीचर ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट
order the state governments to do something. ठीक है, इसमें क्या होता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर नहीं करती है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज द पावर्स आर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहले से ही पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या काम करना है, स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। दे नो देयर फंक्शंस, दे नो देयर ड्यूटीज। तो आप इसमें फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यू कैन नॉट पास, यू मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट और मीन्स नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट्स टू डू समथिंग कि आपको ये करना है ये नहीं करना। ठीक है, वाई, अब ये ऐसा ऑर्डर पास क्यों नहीं कर सकती हैं? बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन for which it is not answerable to the central government. The reason why, क्यों इनको कुछ ऑर्डर नहीं कर सकती, रीजन क्या है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स हैं खुद की, जिसके लिए उनको आंसरेबल होने की जरूरत नहीं है टूवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दे आर नॉट, यू कैन से, obliged to give answer to the central government of the country or the union government country. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यूनिटरी में सिंगल लेवल होता है, फेडरल में मल्टीपल होते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है अपनी सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट को, और यू कैन से लोकल गवर्नमेंट या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे सकती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की पावर्स दी हुई हैं, जिसके लिए ये आंसरेबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो यही दोनों में डिफरेंस है, सिंपल है, और आप यहां से भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते। नाउ फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जब हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, आई हैव गिवन यू इन द ओवरव्यू, हम पहले समझेंगे स्टोरी बेल्जियम और फिर हम देखेंगे यूनिटरी और फेडरलिज्म में फ़र्क क्या क्या होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। फिर हमने देखा कि वर्ल्ड के अंदर ऐसी 25 कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, और वहाँ पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड की। नाउ हम व्हाट विल सी, वी विल सी द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब हम चलते हैं फीचर्स की तरफ। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से क्या समझते हैं कि अगर आपको अपने आप को फेडरल पॉलिटी कहलवाना है या आप फेडरल पॉलिटी हैं, तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फीचर्स आपकी गवर्नमेंट या आपके सिस्टम में होंगे। कि फर्स्ट, देयर आर 2 और मोर लेवल्स को आप टीयर्स बोलते हैं, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि एक से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री, आर वी हैविंग 2 levels of the government? Yes, union government for the complete country or the whole territory of India, and state government for the respective states. Like Rajasthan is having its own, यूपी की अपनी है, बिहार की अपनी है, महाराष्ट्र की अपनी है. So second level we are having. Second, different tiers of government govern the same citizens. Yes, but each tier has its own jurisdiction. चलिए अब पहले यहाँ तक समझते हैं. तो सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के हैं, सेंटर और स्टेट, ठीक है, यूनियन और यू कैन से प्रोविंसेस, कुछ भी नाम आप बोल सकते हैं, तो इन टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या करती है, सेम सिटीजन्स को गवर्न करती है. अब मेरे पे लिखे, यू कैन सी माई एग्जाम्पल, आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम लिविंग इन राजस्थान फॉर एग्जाम्पल, आई एम लिविंग इन द राजस्थान, फाइन. तो मैं मुझे कौन कौन मेरे ऊपर गवर्न करता है, मुझे कौन गवर्न करता है, राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट भी, दे आर ऑल्सो गवर्निंग माई स्टेट ऑफ राजस्थान, एज वेल एज द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, तो वो भी मेरे ऊपर गवर्नेंस कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो गवर्निंग मी. सो आई एम द सेम पर्सन, बट 2 लेवल ऑफ द गवर्नमेंट is governing me, and I am under their rule, first at the central or the union level, second at the state or provincial level. तो मैं सिटीजन तो सेम हूँ, सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड व्हाट इज हैपनिंग, मुझे यूनियन गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है और मुझे स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्न कर रही है. लेकिन हर टीयर है, जो हर लेवल है जो गवर्नमेंट का, उसके पास अपना जुरिस्डिक्शन है. अब जुरिस्डिक्शन क्या होता है, अब देखते हैं इसका मीनिंग. द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी, द एरिया मे बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल बाउंड्रीज or in term of certain kinds of subjects. जुरिस्डिक्शन से क्या मतलब समझ आता है कि वो एरिया जहाँ पे आपकी लीगल अथॉरिटी चलती है वो आपका जुरिस्डिक्शन का एरिया होता है.
ये हम इसको ज़्यादातर किस में डिफाइन करते हैं, जोग्राफिकल बाउंड्रीज पे या कुछ तरीके और सर्टेन और इन टर्म्स ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स, और हम सब्जेक्ट्स में भी इसको डिवाइड करते हैं। ये चीज़ को, इस पॉइंट को, सब्जेक्ट्स को हम आगे पढ़ेंगे एक एक करके, इसलिए अभी इस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, इसको हम आगे चल के अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम ये लाइन देखते हैं, एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। अब देखिए, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन देखते हैं हम लोग। स्टेट गवर्नमेंट का अपना इतना सा एरिया है, तो ठीक है, तो ये क्या है, इसका जुरिडिक्शन है। यूनियन गवर्नमेंट का एरिया ये है, मतलब ये पूरा देश है और ये उसकी एक स्टेट है, तो यूनियन गवर्नमेंट का जुरिडिक्शन ये होगा, ठीक है, उसका एरिया पूरा ये है। फिर ज्यादातर ये डेमोक्रेटिकली या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्री से डिफाइन किया जाता है। तो ये पूरे देश की बाउंड्री हुई, ये उसका जुरिडिक्शन एरिया हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये एक स्टेट का एरिया है, तो ये एक स्टेट का जुरिडिक्शन हो गया। तो अब अगर कोई स्टेट को काम करना है, उसको अपने जुरिडिक्शन में रह के करना होगा, मतलब अगर उसको कुछ चेंजेस लाने हैं, कुछ लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो सिर्फ यहाँ पे कर सकती है, क्योंकि ये उसका एरिया है जहाँ पे उसका लीगल कंट्रोल है या लीगल अथॉरिटी। अब यूनियन गवर्नमेंट का ये कंप्लीट एरिया है, ठीक है, तो अगर उसको कोई लॉज, पॉलिसीज लानी है, तो ये यहाँ पे पूरी कंट्री में लगेंगे, तो यहाँ स्टेट वाले में भी लगेंगे, तो यहाँ पे भी, और आपके पूरे एरिया में भी लगेंगे। बट ये यहाँ से इसके बाहर कोई भी लॉज, पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि इनका जुरिडिक्शन इनकी बाउंड्रीज में ही चलता है। चलिए देखते हैं आगे। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने देखा भाई कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का इतना सा एरिया है, तो उसके जुरिडिक्शन में उसके पास पावर्स हैं, किससे रिलेटेड, लेजिस्लेशन, मतलब वो कोई भी लॉ बना सकता है, टैक्सेशन, कोई भी टैक्स लगा सकता है, लीगल टैक्स, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है। सेम यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका ये जुरिडिक्शन का एरिया है, ये उनकी जोग्राफिकल बाउंड्री है, यहाँ पे उनकी लीगल अथॉरिटी है। वाई एम राइटिंग विद टू हैंड्स, इट विल, यू विल बी श्योर कि यहाँ पे उनका पूरा एरिया उनके अंडर में है, तो वो पूरी कंट्री, पूरी इस टेरिटरी के लिए कुछ भी लॉज फॉर्मुलेट कर सकते हैं, टैक्सेशन इम्पोज कर सकते हैं, और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो पहला हमने फीचर देखा, टू और मोर लेवल। सेकेंड, जो क्या बात है कि जो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, वो एक सेम सिटीजन के ऊपर गवर्न करते हैं, लेकिन इनके अपने अपने जुरिडिक्शन है, इनका अपना अपना एरिया है जहाँ पे इनको रूल करना है। स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि दो लेवल है, दोनों लेवल के पास अपने अपना एरिया है जुरिडिक्शन करने के लिए। have to remember the two। चलिए अब थर्ड फीचर देखते हैं। The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। तो जो ये लेवल है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और यू कैन से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इन हर लेवल का जो काम है या जो जुरिडिक्शन है, वो पहले से ही स्पेसिफाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर। So the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। So the existence कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट रहेगी या नहीं रहेगी, क्या होगा नहीं होगा, ये ऑलरेडी गारंटीड है, इसके पास ऑलरेडी अथॉरिटी है। Who has given them this authority? कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, और कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद गारंटी ली है कि यू विल रूल दिस एरिया, you have this and this powers, you have in this way you have to work, in this way you have to put taxation, in this way you have to legislate the laws। तो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ने मेंशन करके दिया है, यू कैन से हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट को या हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट के लिए। सो दे आर डायरेक्टली गेटिंग पावर फ्रॉम वेयर, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर मिल रही है, स्टेट को उसकी पावर्स खुद कॉन्स्टिट्यूशन
दे रहा। चलिए आगे चलते हैं। Fourth feature, the fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. तो देखो, such changes requires the consent of both the levels of government. Both the level means union and state level. देखो, फोर्थ पॉइंट यह कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस है, फंडामेंटल समझ सकते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट, एक बार इसको ऐसे समझ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, जरूरी है जो प्रोविजन, उसको कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट अकेला यूनिलेटरली मतलब अकेला बदल नहीं सकता। उसको व्हाट दे हैव टू डू, सच चेंजेस, अगर उसको कुछ चेंजेस लाने हैं फंडामेंटल प्रोविजंस के अंदर, तो उसे कंसेंट लेना पड़ेगा, उसे यू कैन से उसको राजी करना पड़ेगा दूसरे लेवल को, ताकि वो चेंजेस आ पाए। सो सिंपली देखा जाए तो अगर आपको कोई भी फंडामेंटल चेंजेस लाने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो आप अकेले नहीं कर, वो आप अकेले नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? सेंट्रल लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और अगर आपको वैसे कुछ चेंजेस लाने हैं, सच चेंजेस इफ यू वांट, यू रिक्वायर, तो आपको पहले कंसेंट लेना पड़ेगा दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मींस सेंट्रल लेवल का कंसेंट भी और स्टेट लेवल का कंसेंट भी। सो आपको दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट का कंसेंट जरूरी है, आप यूनिलेटरली चेंजेस नहीं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस एग्जाम्पल कि ताकि आपको समझ आए कि इन्होंने कैसे ये चीज़ हुई। GST जो टैक्स जब आया तो इससे चेंजेस हुए, जो स्टेट्स टैक्सेस लेती हैं हमसे, स्टेट्स मीन्स जो जिस स्टेट में आप रहते हैं, राज्य में आप रहते हो, जो आपसे टैक्स लेती है, तो वो टैक्सेस सारे इस GST में चले गए। तो जो स्टेट टैक्स लेती थी वो ले नहीं सकती थी क्योंकि वो GST में चला गया। तो GST में जब वो टैक्स गया तो सेंटर ने जब लॉ बनाया GST के ऊपर, तो वो ऐसा नहीं था अकेला ही बना देता, क्योंकि ये GST इम्पैक्ट करने वाला है स्टेट को भी, तो इसीलिए उनको स्टेट से भी पूछना पड़ा, स्टेट्स का कंसेंट लेना पड़ा, उनकी हामी भरवानी पड़ी, और या बोलो कि उनसे लॉ को पास करना पड़ा स्टेट्स को भी कि यस वी आर गिविंग यू आर कंसेंट कि आप GST इम्पोज करो कंट्री में, आप GST की शुरुआत करो एज अ सिंगल टैक्स इन द कंट्री। GST देखो चेंज ला रहा था फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट अकेली नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने किसका कंसेंट लिया? स्टेट गवर्नमेंट्स का भी कंसेंट लिया, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द फेडरलिज्म। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। सो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि भाई कोर्ट्स के पास पावर होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की, मतलब अगर कभी भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आ रहा है, तो हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट? कोर्ट्स, कि इसमें क्या लिखा है, मतलब क्या है इसका। एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जब भी दो गवर्नमेंट आपस में लड़ पड़ती हैं, दे आर हैविंग समथिंग डिस्प्यूट, समथिंग टसल इज गोइंग ऑन, ये पावर किसकी है, ये पावर किसकी है, हु इज गोइंग टू इंटरप्रेट? जुडिशरी, कोर्ट्स इज गोइंग टू इंटरप्रेट देम this thing for the, you can say, governments or for the country. The highest court acts as an umpire if dispute arise between different levels of government in exercise of their respective powers. ये क्या कहता है कि जो highest court of the country है, which is the highest court of a country? That is Supreme Court of India. तो सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर है जो देखता है जब भी कोई डिस्प्यूट हो जाती है दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में या दो गवर्नमेंट्स के अंदर, तो उस डिस्प्यूट को सुलझाने का काम कोर्ट करता है, और कोर्ट बताता है कि यस यूनियन गवर्नमेंट आपकी ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट आपकी ये पावर है। सो अब जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स दे आर नॉट विद अस, सो who is going to interpret constitution for us? Courts, means judiciary. जुडिशरी ही तब बताती है कि भाई आपका ये पावर है, आपकी ये पावर है, आपको ऐसे वर्क करना है, आपको ऐसे वर्क करना है, ठीक है। सो फिफ्थ फीचर इज that courts solves the issues or the disputes arising between the different levels of the government. Now come to sixth point,
Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. ठीक है. सिक्स्थ पॉइंट क्या कहता है कि रेवेन्यू की सोर्सेस, कहाँ से आपको रेवेन्यू मिलेगा, टैक्स कहाँ से मिलेंगे, बोले तो कर कहाँ से आएगा, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वो क्लियरली मेंशन्ड है, स्पेसिफाई है कॉन्स्टिट्यूशन में. उसको अच्छे से हमने अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया है ताकि ये ना हो कि फाइनेंशियली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पर निर्भर करें, उनके पास कंप्लीट ऑटोनॉमी हो अपने रिसोर्सेज अपने रिवेन्यूज को यूज करने के लिए. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देयर सोर्सेज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको हमने अलग अलग बांटा है. ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, ये टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट्स के साथ शेयर करना पड़ेगा. हमने हर प्रोविजन को डिटेल में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. तो ये क्या बताता है कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारी स्टेट सेंटर से पावर्स नहीं ले रही है, पावर कहाँ से ले रही है, कॉन्स्टिट्यूशन से खुद पावर्स उनको मिल रही हैं. चलिए आगे चलते हैं. सेवेंथ ऑब्जेक्टिव, सेवेंथ फीचर क्या है, अ फेडरल सिस्टम दस हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. तो फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव हैं. पहला, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी इन द कंट्री. कैसे हमें समझ आया भाई, दो लेवल काम कर रही है, फिर यूनिटी कैसे रहेगी. बट वी हैव सीन कि एक ही सिटीजन को दोनों लेवल ऑफ द गवर्नमेंट रूल कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रूल कर रही है सब लोगों को. सो इट इंश्योर्स कि देयर इज गोइंग टू बी अ यूनिटी और ज़्यादा यूनिटी की उम्मीद हमें रहती है फेडरल सिस्टम. सेकेंड, टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. कैसे होता है ये सब, हमने गुजरातियों को गुजरात दिया, वी हैव गिवन Marathi speaking people Maharashtra, we have given separated Punjab from Haryana, Punjabi speaking and Hindi speaking. हमने जितनी भी डाइवर्सिटी थी, नॉर्थ ईस्ट में हमने असम से काफ़ी सारी स्टेट्स को डिसइंटीग्रेट किया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन सबको हमने इनसे निकाला, मेघालय को अपनी अलग स्टेटस दिया. क्यों, ताकि जो भी रीजनल डाइवर्सिटी है, अगर आप में डाइवर्सिटी है, आप अलग अलग हो, तो आप अलग अलग गवर्नमेंट अपनी बना के उसमें रूल करो और आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तो रूल करेगी. फील दैट आपको रिस्पेक्ट मिली फॉर हैविंग डिग्निटी बिकॉज यू आर हैविंग योर ओन गवर्नमेंट. सो फेडरल सिस्टम हमें क्या हेल्प करता है अकोमोडेट करने में, रीजनल डाइवर्सिटी. और दूसरा, ये प्रमोट करता है यूनिटी इन द कंट्री. अब गुजराती पीपल हैविंग देयर ओन गुजरात state, Punjabi speaking people have their own state Punjab, Haryana is they are having, or Maharashtra is having their own state, Marathi speaking people. Now they are feeling कि भाई yes, हमारी जो aspirations थी, हमारी जो सरकार ने central government, so we are all one, we are of India. So it promotes the unity of the country. Now two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो दो एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी अगर आपको फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करना है. पहला, ए, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग. तो जितनी भी डिफरेंट लेवल्स हैं गवर्नमेंट की, यू कैन से सेंट्रल एंड इन आवर केस स्टेट गवर्नमेंट्स, वो एग्री होने चाहिए कुछ रूल्स को लेके कि यस हम इस रूल पे एग्री हैं और इस हिसाब से हम पावर को शेयर करेंगे. एंड वी ऑलरेडी नो दैट विच डिविजन ऑफ विच वर्टिकल ऑफ पावर शेयरिंग इज दिस. वर्टिकल से आई मीन कौन से तरीके की पावर शेयरिंग हम कर रहे हैं, वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर शेयरिंग. राइट, सेंट्रल और यूनियन टॉप लेवल पे, देन स्टेट. तो वर्टिकली पावर इज गेटिंग डिवाइडेड. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि कुछ रूल्स पे एग्री करें कि हम पावर शेयर करने वाले हैं. सेकेंड, they should also trust that each would abide by its part of the agreement. जब दो पार्टीज एग्रीमेंट में आ रही हैं, यूनियन और स्टेट्स, तो दोनों को एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए कि यस ये अपने से में अपने पार्ट में अपना काम करेगा, इस भरोसे पे कि ये अपने अकॉर्डिंग काम करेगा.
जो इसको पावर्स मिली हैं, और मैं अपने अकॉर्डिंग काम करूंगा। इट मीन्स मेरे को जो पावर्स मिली है मैं उस हिसाब से काम करूंगा कि ये अपने अपने हिस्से में इस भरोसे से आए कि यस, जो इसको काम दिया है ये वो करने वाला है, जो मुझे दिया है मैं करने वाला हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स पावर, और हम एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाने वाले। विल वर्क जो हमें मिला है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, और हमें उस हिसाब से लोगों को गवर्न करना। सो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअली ट्रस्ट होना चाहिए, और कंसेंट टू को एग्जिस्ट। दोनों को एग्जिस्ट ही तो कर रहे हैं। सेंट्रल एट द यूनियन, यू कैन से यूनियन ऑफ द कंट्री लेवल, और स्टेट उनके अपने स्टेट लेवल पे को एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक आइडियल फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है, सो दो चीजें एक फेडरल गवर्नमेंट में जरूर होनी चाहिए। पहला, म्यूचुअल ट्रस्ट between both the levels of government, that is central and state, and दूसरा consent to coexist, consent to coexist। ये दोनों चीज होनी चाहिए एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, एक आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये दो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए एक फेडरल गवर्नमेंट। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन ये लाइंस, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कंसेंट टू कोएग्जिस्ट, ये आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट योर सब्जेक्टिव आंसर्स। चलिए आगे देखते हैं। तो 7 यहाँ पे फीचर्स थे। दो हमने एस्पेक्ट्स पढ़े जो कि प्रैक्टिस के लिए जरूरी है फेडरलिज्म के, और ये दो चीजें क्या है, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक है एक फेडरल गवर्नमेंट के। ठीक है, तो अब जब हमने फेडरेशन के फीचर्स पढ़ लिए, 7 फीचर्स जब हमने पढ़ लिए, तो अब देखते हैं हम फेडरेशन भी कितने तरीके की होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेडरेशन, और यू कैन से 2 काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशंस हैव बीन फॉर्म्ड। तो किस किस तरीके से फेडरेशन बनी है? 2 तरीकों से फेडरेशन बनी है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। चलिए अब इसको समझते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, पहला रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं वो एक साथ आती हैं खुद से ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। तो बड़ी बड़ी 6-7 स्टेट मिलके एक खुद से बड़ी स्टेट बना लेगी, खुद से बड़ी कंट्री बन जाएगी। दैट इज, यू कैन से, ये क्या है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन डेफिनेशन है। So that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security। तो ये क्या करेंगे, देखो बड़ी बड़ी स्टेट्स जब एक साथ आई तो इन्होंने अपनी सवरैनिटी को पूल कर लिया। ठीक है, दूसरी चीज इन्होंने अपनी आइडेंटिटी भी रखी कि आई एम स्टेट ए, आई एम स्टेट बी, आई एम स्टेट सी, डी, एटसेट्रा। लेकिन जब ये एक साथ हो गई तो इनकी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अपनी मर्जी से आ रही है, जबरदस्ती नहीं कर रहा, ये खुद से अपनी सवरैनिटी को पूल कर रहे हैं और खुद से अपनी आइडेंटिटी भी रख रहे हैं। बट व्हाट दे आर गेटिंग, दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब जैसे छोटी स्टेट थी वो अकेला अपने आप को सिक्योर रखने में, यू कैन से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इट कि वो सिक्योर रह पाए। उसने क्या किया, और स्टेट्स के साथ मिलकर, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ मिलकर एक बड़ी कंट्री फॉर्म कर ली, तो अब उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन दिस कैटेगरी ऑफ फेडरेशन, जो इस तरीके की फेडरेशन होती है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होती हैं, तो मान लो जितनी भी स्टेट्स आएंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो जो भी 9, 10, तो ये जितनी भी स्टेट्स होती हैं ये सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। ऑब्वियसली बात, पावर इक्वल होगी क्योंकि एक साथ आई हैं तो अपनी पावर थोड़ी छोड़ेंगी। आई एम नॉट गोना गिव अप माई पावर्स, सो हर स्टेट आपके पास इक्वल पावर रहेगी एंड आर स्ट्रॉन्ग, और साथ ही स्ट्रॉन्ग होती हैं विज़ द फेडरल गवर्नमेंट, मीन्स इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट। तो ये स्टेट्स ने क्या किया है, मिलके एक फेडरेशन का जन्म किया है, मीन्स एक फेडरेशन बनाई है। तो इनके पास अपनी पावर्स रहेंगी, ये अपनी पावर्स गिव अप नहीं करेंगे। ये एक साथ इसलिए आई हैं ताकि ये और हो सके एक तरीके से, सवरैनिटी सब एक साथ मिलके उसको पूल करके दे देंगी।
तो इसमें क्या होता है, जो फेडरेशन यूनिट्स होती हैं के पास, स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर होती है इन रिलेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट, और इसका एग्जाम्पल है यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स थी वो आपस में मिली, उन्होंने क्या बनाया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर ऑफ स्टेट्स आज 50 स्टेट्स यूएसए इज हैविंग। तो ये स्टेट्स एक साथ मिली, यूनाइट हो गई, क्या फॉर्म किया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा पावर है एज कंपेयर टू कंट्री एज अ होल, और यू कैन से फेडरल गवर्नमेंट एज अ होल। तो दे आर कमिंग टुगेदर, राइट, एक साथ आ रही हैं, एक साथ आके फेडरेशन फॉर्म कर रही हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम, ऐसी फेडरेशन कौन कौन सी है वर्ल्ड के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, स्विट्जरलैंड, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया। थर्ड, ये चीज तो हो गई, थर्ड मीन्स। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, नॉट थर्ड। अब पहला रूट तो हमने देख लिया जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आ रही हैं, कमिंग टुगेदर। सेकेंड इज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। द सेकेंड रूट इज वेयर अ लार्ज कंट्री decides to divide its power between the constituent states and the national government. सेकेंड रूट क्या होता है, जहाँ पे एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है कि हम अपनी पावर्स को डिवाइड करेंगे, किसमें, एक नेशनल गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में। तो अब हम इसको अच्छे से समझते हैं। एक लार्ज कंट्री है, ठीक है, इसने क्या किया, डिसाइड किया है कि अपनी पावर को डिवाइड करने वाले, कैसे, कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के साथ और एक नेशनल गवर्नमेंट के बीच। राजस्थान के साथ पावर शेयर की, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एटसेट्रा। पावर डिवाइड कर दी, अपने अपने एरिया में रूल करो, अपनी सरकार चलाओ, लोगों को एडमिनिस्टर करो, टैक्सेशन लगाओ, लॉज फॉर्मुलेट करो, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करो, प्रोग्राम्स चलाओ। बट दिस इज सेंट्रल गवर्नमेंट, हम भी क्या करेंगे, कंट्री को रूल करेंगे। सो वी आर शेयरिंग पावर विद द डिफरेंट स्टेट्स गवर्नमेंट। The central government tends to be more powerful. यहाँ पे हमने क्या देखा था, लार्ज कंट्री, तो कंट्री लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो मोर पावरफुल होगी इन रिलेशन टू द स्टेट्स, और यहाँ पे हमने क्या देखा था, फेडरल गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये उल्टा हो गया। Often different constituent units of the federation have unequal power. ज़्यादातर क्या होता है कि जो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं, डिफरेंट क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, के पास अनइक्वल पावर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई होप यू रिमेंबर आर्टिकल 370 विच यूज टू गिव स्पेशल स्टेटस और स्पेशल प्रोविजंस टू द जम्मू एंड कश्मीर। पास एक्स्ट्रा पावर्स थी और बाकी स्टेट्स के पास कम थी, तो अनइक्वल पावर होती है। यस, तो क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स के पास अनइक्वल पावर्स होती है। अब आर्टिकल 370 नहीं, अब स्पेशल प्रोविजन 371A है, जो हम आगे जाके देखेंगे इसको। 371, 371A to J। तो ये इस आर्टिकल में हमने क्या कर रखा है, कुछ स्पेशल प्रोविजंस अभी भी दे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को। इन स्टेट्स के पास अंडर आर्टिकल 371 टू 371J बहुत एक्स्ट्रा पावर्स हैं और बाकी स्टेट्स के पास नहीं। तो क्यों, सम यूनिट्स को स्पेशल पावर्स ग्रांट की जाती हैं बिकॉज दे नीड दिस, उनको ज़रूरत है, उनको अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। तो ये अनइक्वल पावर्स इसीलिए दी जाती हैं कि अगर वो पीछे रहे हुए, दे आर बैकवर्ड और दे नीड सम पावर्स, इसीलिए हम उनको ये पावर्स देते हैं। यहाँ पे सब इक्वल हैं, यहाँ पे अनइक्वल पावर्स हैं स्टेट्स के पास, और सम यूनिट्स को हम कई बार स्पेशल पावर्स भी देते हैं, जैसे कि स्पेशल पावर जम्मू एंड कश्मीर के पास भी थी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इंडिया, ठीक है, हमारी कंट्री, स्पेन और बेल्जियम, ठीक है। तो इसके होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के एग्जाम्पल्स होंगे इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। होल्डिंग टुगेदर से क्या समझोगे, एक बड़ी कंट्री है जिसने होल्ड किया हुआ है छोटी छोटी अलग अलग स्टेट्स को। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, स्टेट्स कम देख के
together and they form a federation. स्टेट्स ने मिलके, छोटी स्टेट्स ने मिलके एक फेडरेशन बनाया और यहाँ पे एक कंट्री ने स्टेट्स को होल्ड किया. ये इन दोनों में डिफरेंस है. ठीक है, यहाँ तक हमने अपनी इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट. I'll meet you in the next videos in the upcoming part. Till then, if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section below. I'll give you the replies for that. Thank you.